क्या हुआ जो मैदान हार गए, अभी सब कुछ नहीं हारे। वो अदम्य साहस और इच्छा शक्ति जो सर झुकाने और सजदा करने को तैयार नहीं। कुछ इस कदर ये पंक्तियां मुझ में घर कर गई कि जाने अनजाने मेरी जिंदगी बदल गई। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सौरभ। आई हैव क्रैक्ड यूजीसी नेट जीआरएफ एग्जामिनेशन। उसके बाद मैंने पीएचडी में एडमिशन लिया। और अगर मैं आपको अपनी जर्नी के बारे में बताऊं तो मेरी स्कूलिंग थी वो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रतिया से हुई। उसके बाद मैंने 5 इयर्स इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक्स ऑनर्स कोर्स में एडमिशन लिया। अगर मैं इस ट्रांजिशन के बारे में आपको बताऊं तो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से एक वन ऑफ द प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन में आना मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि वहाँ पर जो पंजाब यूनिवर्सिटी में मीडियम था वो इंग्लिश था, लेकिन जो मेरी पहले स्कूलिंग हुई थी वो हिंदी मीडियम में हुई थी, जिस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो एक तो मुझे इंग्लिश के कंसेप्ट लर्न करने थे, दूसरा मुझे इकोनॉमिक्स सीखनी थी। तो मतलब मेरी जो फाइट थी वो ड्यूअल फ्रंट पे चल रही थी। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब अगर आपको लैंग्वेज ही नहीं समझ में आ रही तो आपको कंटेंट कैसे समझ में आएगा। तो ये मेरी फाइट चल रही थी। तो इस टाइम पे मुझे लगता था कि यार क्यों इतना मुश्किल चीज़ों में पढ़ना, कि हमें हमारे लिए तो ये बनी नहीं, ये बड़े शहर के लोगों के लिए है, ये बच्चे ही कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। लेकिन फिर वही बात, क्योंकि मुझे बायोग्राफीज पढ़ने का बहुत शौक था, मैंने एपीजे अब्दुल कलाम की बायोग्राफी पढ़ी थी, बाबर की पढ़ी थी। तो वही एक वो कोट्स कहीं ना कहीं दिमाग में बैठ ही जाते हैं। तो वही था कि जुनून था कि नहीं कोई बात नहीं, चलो कर लेंगे। तो बस इसीलिए लगे रहे लगे रहे। वो कहते हैं ना कि वक्त और किस्मत कभी भी बदल सकते हैं। तो यही मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ। मतलब मैं कोशिश कर रहा था, जिस चीज़ का फल मुझे ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन में नहीं मिला वो अच्छे से, वो मुझे मिला जब मेरा यूजीसी नेट एग्ज़ाम दिया मैंने फ़र्स्ट टाइम। तो मेरा फर्स्ट टाइम में ही जीआरएफ निकल गया। तो ये मेरे लिए बहुत प्राउड की बात थी, क्योंकि जिस बच्चे को इकोनॉमिक्स बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी उसने वेरी फर्स्ट अटैम्प्ट में और एमए परस्यू करते हुए अपना जीआरएफ निकाल दिया फर्स्ट अटैम्प्ट में। तो ये बहुत प्राउड का मोमेंट था मेरे लिए। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये जो जर्नी थी यूजीसी नेट की, मतलब ये कैसी रही, मतलब इसके अंदर मेरी क्या स्ट्रेटजी थी, मैंने क्या क्या फॉलो किया, मैं उसके बारे में आपको सारा बताऊंगा, ताकि आपको एक बढ़िया इंसाइट मिल सके। और अगर किसी एक भी बच्चे को इससे बेनिफिट हो तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। तो बेसिकली मैंने जो सेल्फ स्टडी से ही सारा यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दिया था। और उसके बाद बता दूं कि मैंने कौन कौन से सोर्सेज फॉलो किए थे। तो मैंने बेसिकली 2 सोर्सेज के ऊपर मेरा फोकस था। और मैं आपको भी कहूँगा कि इन 2 के अलावा किसी बार के सोर्सेज के ऊपर मत जाइए। तो बेसिकली 2 सोर्सेज आर PYQs, दैट इज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एंड सिलेबस। इन दोनों से स्टक रहिए और इसी के अकॉर्डिंग ही अपनी स्ट्रेटजी बनाइए। ठीक है। PYQ आपको 10 ईयर्स के करने हैं। और लेकिन इसके साथ साथ अब मेरे केस में क्या था कि जो मैं अपनी ग्रेजुएशन कर रहा था, तो उसके अंदर मैंने हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग बुक्स पढ़ी थी। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए मेरी बुक थी पिंडिक, कोर्साइनस और HL आहूजा। मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए फ्रॉइन और HL आहूजा। उसके बाद डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के लिए ML झिंगन, देवराज रे और थर्लवाल। पब्लिक फाइनेंस के लिए मसग्रेव, HL भाटिया। एंड इकोनोमेट्रिक्स के लिए दामोदर गुजराती। तो ये बुक्स मैं पहले पढ़ चुका था, लेकिन जब मैंने अपना तैयारी के टाइम पे आया तो यहाँ पे मुझे पता था कि अभी टाइम बहुत कम है। मेरे पास सिर्फ 1 मंथ ही था जो मैंने एग्ज़ाम का फॉर्म भरा, और उसके बाद जो एग्ज़ाम की डेट तक ही मैंने अपनी तैयारी की थी। तो इस टाइम पे मैंने क्या किया कि PYQ के लिए मैंने R गुप्ता की बुक ली। और उसके बाद मैंने जो एक बुक थी उपकार की, वो बुक मैंने ले ली। और उसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि उपकार की बुक के अंदर शॉर्ट में काफ़ी चीज़ें डिफाइन की हुई हैं, मतलब जितना भी सिलेबस है वो सारा डिफाइन किया हुआ था। तो मैं क्या करता था कि आ, उसमें से पहले एक बार पढ़ लेता था, उसके बाद क्या करता था कि उसके नोट्स बना लेता था अपने आईपैड के अंदर ही। तो मुझे बेसिकली डिजिटल नोट्स बनाने का बहुत शौक था, तो मैं उनको हाईलाइट्स कर लेता था वहीं पे ही। और उसके बाद एक स्ट्रेटजी जो मैं आप सबको बताना चाहूँगा, जो मुझे बहुत हेल्पफुल रही एग्ज़ाम क्लियर करने के अंदर, और आपको भी रहेगी, वो ये है कि आपको प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा MCQ सोल्व करने हैं। क्योंकि इससे क्या होता है कि आपको पता लगता है कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हैं। ठीक है। और जो भी आपका जहाँ पे भी आप लैग कर रहे हो,
जो भी आपका क्वेश्चन गलत होता है, जो आपने या फिर आपका तुक्के से ठीक हो गया, क्योंकि आपको एज ए मॉक भी दे के देखना है PYQ को कि आपके कितना स्कोर आ रहा है। बाकी स्कोर के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करना, बट एक जस्ट आइडिया हो जाता है कि कितना स्कोर आ रहा है। तो उसके बाद क्या करना है कि जो आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है या फिर जो आपने बाई चांस ठीक कर दिया, तो उसको आपने अपने जो आईपैड के अंदर या फिर आप जो भी अपने नोट्स बनाओ उसके अंदर आपको ऐड ऑन कर लेना है, जिससे क्या होगा कि आपके बहुत अच्छी क्वालिटी के नोट्स बन जाएंगे। क्योंकि मेरा मानना है कि आपको रेपिटेशन से बचना चाहिए इस एग्ज़ाम के अंदर, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है। तो कोशिश करो कि आप रेपिटेशन ना करो। रेपिटेशन सिर्फ आपको रिवीजन ज़रूर करनी है बार बार, बट सेम कंटेंट जो आपको आता है उसके ऊपर टाइम वेस्ट ना करो। तो इसके बाद जो, अगर आप मेरे रूटीन की बात करो तो मेरा जो रूटीन रहता था, बेसिकली मैं 4:30 के ऊपर PU की लाइब्रेरी में पहुंच जाता था, और उसके बाद मैं 4:30 से लेके 8:30 तक मैं UGC का जो फर्स्ट पेपर 1 है मैं उसके ऊपर फोकस करता था। और जो मेरे इसके लिए सोर्स था वो मेरा एक ही था, ट्रूमैन की बुक। इसके अलावा मैं किसी और बुक के ऊपर मैं नहीं गया, मैंने सिर्फ उसी से ही अपनी सारी प्रेपरेशन की। तो जो कि मैं आपको कहूँगा कि बहुत हेल्पफुल है। आप नोट्स कोई भी अगर सोर्स लो वो सिर्फ एक लो, ज़्यादा सोर्सेज के पीछे मत भागो, एक सोर्स को बार बार रिवाइज करो। अगर टाइम कम है तो कोशिश करो कि अपनी नींद को कम कर दो। मेरे केस में क्या हुआ था कि मैंने 15 दिन के अंदर स्टार्टिंग में तो मैं 5 या 6 घंटे सो रहा था, लेकिन उसके लास्ट 15 दिन जब एग्ज़ाम आने वाला होता है तो उसमें मुझे एनजाइटी बहुत ज़्यादा होगी, तो उस टाइम पे मैं सिर्फ 2 या 3 घंटे ही सो रहा था। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि आप ऐसा ही करो। अगर आपके पास टाइम है तो पूरा अच्छे से 6-7 घंटे की नींद लो, और उसके बाद ताकि आपका माइंड फ्रेश रहे और एग्ज़ाम के ऊपर आप अच्छे से फोकस कर सको विदाउट एनी टेंशन। तो उसके बाद क्या होता है कि एग्ज़ाम के दिन मुझे भी, मतलब एग्ज़ाम से एक दिन पहले तो मुझे इतनी ज़्यादा एंजाइटी हो गई थी, मुझे लग रहा था कि कुछ नहीं आता। तो मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ कि मतलब सबके साथ ऐसा होता है, जो लोग क्लियर कर जाते हैं और जो लोग नहीं क्लियर कर पाते, तो उनके पास सबके साथ सेम ही होता है। लास्ट डे पे सबको यही लग रहा होता है कि उन्हें कुछ नहीं आता, लेकिन एग्ज़ाम के दिन आपको जाना चाहिए और गॉड का नाम लेके आपको अच्छे से अपना एग्ज़ाम दो। और मेरा भी जैसे यही हुआ था कि बाई गॉड ग्रेस मेरा क्लियर हो गया था। अभी मैं अगर आपको इसके बारे में ये कहूँ कि हाँ, कि मेरा सिर्फ 15 डेज़ के अंदर ही क्लियर हो गया, तो मैं ये नहीं क्लेम कर रहा कि मेरा ओनली 15 डेज़ के अंदर क्लेम हो गया, क्योंकि मैं कर्म बहुत टाइम से कर रहा था। क्योंकि जब मुझे कुछ इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा था तो उस टाइम पे भी मैं लाइब्रेरी में सारी सारी रात बैठ के पढ़ता होता था, और उसके बाद मैं दिन में भी जितना ज़्यादा हो सके मैं मेहनत करता था। बट यही था कि मुझे लैंग्वेज ना आने की वजह से मुझे कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहे थे। लेकिन उन चीज़ों का जो मुझे फल था, उन कर्म का फल जो मुझे वो बाद में मिला UGC नेट के एग्ज़ाम के थ्रू। तो मैं यही कहूँगा कि अपना कर्म करते रहो और फल की चिंता बिल्कुल मत करो। और जो ये आपको इसके बाद की जो स्ट्रेटजी है वो बेसिकली, अभी तक की जो मैंने स्ट्रेटजी बताई है वो उन बच्चों के लिए बताई है जिसको एग्ज़ाम के बारे में काफ़ी नॉलेज है, जो 1 या 2 अटैम्प्ट दे चुके हैं। लेकिन जो बिल्कुल न्यू है, जिनको इस एग्ज़ाम की बिल्कुल नॉलेज नहीं है, लेकिन जो लोग एक्सपीरियंसड है उनको मैं यही कहूँगा कि आपको सिर्फ 2 चीज़ों के ऊपर मैं अगेन फोकस कर रहा हूँ कि आपको फोकस करना है MCQs के ऊपर, जितने ज़्यादा आप सोल्व कर सको, और उनका वैल्यू एडिशन नोट्स ज़रूर बनाओ ताकि लास्ट टाइम आप रिवाइज कर सको वो चीज़ें जो आपको नहीं आती। ये स्ट्रैटेजी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगी किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के अंदर। तो इसके बाद अब मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ कि जिनको बिल्कुल भी एग्ज़ाम के बारे में नॉलेज नहीं है, तो मैं उनको बता दूँ कि UGC नेट का जो एग्ज़ाम होता है वो साल में 2 बार होता है, जून में और दिसंबर में। और जो ये नेट का एग्ज़ाम है वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एक असेंशियल क्वालिफिकेशन है। इसके लिए जो ये कंडक्ट करवाती है वो करवाती है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, दैट इज़ NTA, और ये जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ठीक है। और जो नेट की जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इसकी वैलिडिटी आपकी लाइफ टाइम रहती है। लेकिन अगर आप मेरी तरह JRF क्लियर करते हो तो आपको 2 साल मिलेंगे। जैसे कि मैंने क्या किया था कि मेरा MA फर्स्ट ईयर के अंदर ही JRF क्लियर हो गया था, तो अब मेरे जो MA सेकेंड ईयर थी और उसके बाद मैक्सिमम 1 साल का गैप मैं और ले सकता था, क्योंकि विद इन 2 ईयर्स आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने होते हैं। तो इसके अलावा जो बाकी बातें हैं इसके बारे में ये है कि इसकी जो एज लिमिट होती है वो होती है 31 ईयर्स, ठीक है, मेल, जनरल मेल की। और जो फीमेल्स की होती है उनको 5 ईयर्स की रिलैक्सेशन मिलती है, और रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए भी 5 ईयर्स की रहती है, ठीक है। और आपको जो मास्टर्स में 55% होने चाहिए,
और यहाँ पे भी 5% रिलैक्सेशन मिलती है फॉर रिजर्व कैटेगरी के लिए। ठीक है, अब जो पेपर 1 होता है उसके अंदर आपके 50 क्वेश्चंस होते हैं और 2 मार्क्स होते हैं ईच के, और यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और 10 यूनिट्स होती है। और पेपर 2 के अंदर जो कि बेसिकली हमारा इकोनॉमिक्स का होगा, उसमें जो सारा सिलेबस बेसिकली MA लेवल का ही रहता है, और इसमें 10 यूनिट्स होती हैं और 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन और नो नेगेटिव मार्किंग, और उसके बाद 10 यूनिट्स इसमें भी। अब मैं आपको पूरा सिलेबस बताऊंगा डिटेल के अंदर। जो हमारा इसके अंदर हमारा जो यूनिट रहती है, जैसे अब एक यूनिट है माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसके अंदर हमारा सिलेबस है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी, एटीट्यूड टुवर्ड्स रिस्क, गेम थ्योरी, नॉन कोऑपरेटिव गेम्स, मार्केट स्ट्रक्चर, कॉम्पिटेटिव एंड नॉन कॉम्पिटेटिव इक्विलिब्रियम एंड देयर एफिशिएंसी प्रॉपर्टीज, फैक्टर प्राइसिंग, जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, एफिशिएंसी क्राइटेरिया दैट इज परेटो ऑप्टिमैलिटी, कैल्डर हिक्स एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। इसके बाद वेलफेयर इकोनॉमिक्स, इसमें फंडामेंटल थ्योरम्स, सोशल वेलफेयर फंक्शन, एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, इसमें आएगा एडवर्स सिलेक्शन एंड मोरल हजार्ड। उसके बाद हमारी नेक्स्ट यूनिट है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें नेशनल इनकम, कंसेप्ट्स एंड मेजरमेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट दैट इज क्लासिकल्स एंड केन्जियन अप्रोच। इसके साथ साथ आपको न्यू क्लासिकल्स, न्यू केन्जियन सारी अप्रोच करनी है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कंजम्पशन फंक्शन, इन्वेस्टमेंट फंक्शन, मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेटर, डिमांड फॉर मनी, सप्लाई ऑफ मनी, ISLM मॉडल अप्रोच, इन्फ्लेशन एंड फिलिप्स कर्व एनालिसिस, बिजनेस साइकिल, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। इसके बाद स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स, इसमें आ जाएगा प्रोबेबिलिटी थ्योरी, कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी, डिस्ट्रीब्यूशन, मोमेंट्स, सेंट्रल लिमिट थ्योरम, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन, कोरिलेशन इंडेक्स नंबर्स, सैम्पलिंग मेथड्स एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस, हाइपोथेसिस टेस्टिंग। इकोनोमेट्रिक्स के अंदर आ जाएगा लीनियर रिग्रेशन मॉडल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज दैट इज ब्लू प्रॉपर्टीज। इसके बाद आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम, एंड नेक्स्ट इज साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल्स, रिकर्सिव एंड नॉन रिकर्सिव, और डिस्क्रीट चॉइस मॉडल, टाइम सीरीज एनालिसिस। उसके बाद आता है मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, इसमें हमारा आ जाएगा सेट्स, फंक्शंस एंड कंटिन्यूटी, सीक्वेंस, सीरीज, डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इट्स एप्लीकेशन। नेक्स्ट है हमारा लीनियर अलजेब्रा, मैट्रिक्स, वेक्टर स्पेसिस, statistics optimization problem and their application, input output model and linear programming, difference and the differential equation with application। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स बेसिकली जो सेल्वाटोर से पढ़ते हैं मोस्टली लोग, लेकिन अगर टाइम कम हो तो आप मेरी स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं। इसका सिलेबस है इंटरनेशनल ट्रेड दैट इज बेसिक कंसेप्ट्स एंड एनालिटिकल टूल्स, थ्योरम ऑफ theories of international trade under imperfect competition, balance of payment, composition, equilibrium and disequilibrium and adjustment mechanism, exchange rate, concepts and theories, foreign exchange market and arbitrage, gains from trade and terms of trade, trade multiplier। उसके बाद पब्लिक फाइनेंस, इसमें आता है मार्केट फेलियर्स एंड रेमेडियल मेजर्स, asymmetric information, public goods and externalities, regulation of market, collusion and consumer welfare, public revenue, tax and the non-tax revenue, direct and indirect taxes, progressive and non-progressive taxation, that is regressive taxation, incidences and effects of taxation, public expenditure, public debt and its management, public debt and budget multiplier, fiscal policy and its implications। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट है वो है मनी एंड बैंकिंग, इसमें आ जाएगा कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई, सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंकिंग, इंस्ट्रूमेंट एंड वर्किंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कैपिटल मार्केट एंड इट्स रेगुलेशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, थ्योरीज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एडम स्मिथ, रिकार्डो, मार्क्स, शोम्पेटर, रोसो, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड ग्रोथ, बिग पुश अप्रोच। गाइज एक बुक आती है ML झिंगन, उसके अंदर काफ़ी थ्योरीज दी हुई हैं, उनके अंदर अगर आपके पास टाइम हो तो एक बार जरूर गो थ्रू कर लेना, तो वो भी बड़ा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। मॉडल्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, हैराडोमर, सोलो, रॉबिन्सन, कैल्डर, टेक्निकल प्रोग्रेस, डिसएम्बॉडीड एंड एम्बॉडीड, एंडोजेनियस ग्रोथ, इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, PQLI, HDI, SDGs, poverty and inequalities, concepts and measurement,
social sector development, that is health, education and gender. उसके बाद है environmental economics and demography, that is population. Environment as a public good, market failure, cost theorem, cost benefit analysis and compensation criteria. Theories of population, concepts and measures, fertility, morbidity and mortality, age structures, demographic dividend, life table, माइग्रेशन एंड इंडियन इकोनॉमी के अंदर बेसिकली गाइज अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो और आप हर जो करंट हैपनिंग्स हो रही हैं उनसे आप अवेयर हो तो ये भी आपको मार्क्स फैच करने में बहुत हेल्पफुल रहेगी। अगर आप नहीं पढ़ रहे तो एक काम करना कि प्रतियोगिता दर्पण एक आती है और ईयरली एडिशन इंडियन इकोनॉमी का, तो आप उसकी हेल्प ले सकते हैं। उसके लास्ट में एमसीक्यूज दिए होते हैं, उनको जरूर कर लेना और उसमें से गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं जिससे हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको भी अच्छे से कर लेना।